हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 25 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो है गल्फ ऑफ लाट। देन हम देखेंगे अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। हाल ही में न्यूज में रही है मुंडा ट्राइब, तो हम इसके बारे में देखेंगे। जीवन एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के बारे में। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में न्यूज में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये हाल ही में घोषित किया गया है कि किस पर्सन ने इसको जीता है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। प्लांट ओपन क्रिस्पर 1 जो है ये भी न्यूज में रहा है, ये क्या है हम ये देखेंगे। यूएन देशा ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उससे संबंधित अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट जारी किया है, तो हम वो देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे रीजनल कोऑपरेटिव अग्रीमेंट्स के बारे में, जिसकी अध्यक्षता हाल ही में भारत के द्वारा की गई है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द गल्फ ऑफ लाट यानी कि गल्फ ऑफ अकाबा इज स्ट्रेटेजिकली एंड इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रीजन। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है लाट की खाड़ी या जिसे अकाबा की खाड़ी भी कहा जाता है, ये रणनीतिक और पारिस्थितिकी रूप से काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसकी विशेषता नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट शेयर्स अ कोस्ट लाइन विद इजिप्ट, इजराइल एंड जॉर्डन। सेकेंड, it is shallower than the Gulf of Suez. Third, it forms the southern end of the Dead Sea Transform Fault Zone. And fourth, it is home to the world's northernmost coral reefs. आपको बताना है जो गल्फ ऑफ लाट या फिर गल्फ ऑफ अकाबा है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं सो गल्फ ऑफ लाट और गल्फ ऑफ अकाबा इज मच डीपर देन द गल्फ ऑफ स्वेज, नॉट शैलोअर। So, tectonically, the Gulf of Aqaba is a narrow, elongated, and exceptionally deep basin formed due to strike-slip movement along the Dead Sea Transform Fault system, which links the Red Sea spreading center with the Levantian fault zones. So, depth in the Gulf of Aqaba exceed 1800 meters in places, whereas the Gulf of Suez is relatively shallow, with an average depth of only a few tens of meters, reflecting its different rift geometry and sedimentation patterns. So the Gulf's coastline is shared by Egypt, Israel, Jordan, and Saudi Arab, though Israel and Jordan have very short coastlines. So it represents the southernmost marine extension of Dead Sea transform system, and the Gulf hosts the world's northernmost coral reefs, which are scientifically important due to their unusual tolerance to temperature stress, making them valuable for climate resilience studies. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding African Asian Rural Development Organization. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is founded as a direct subsidiary of the Food and Agriculture Organization. And second, the organization's headquarters is located in New Delhi. And third statement is, its membership is open to all member states of the United Nations. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो स्टेटमेंट है सेकंड। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। आप डिटेल में देख सकते हैं। सो द आइडिया ऑफ AARDO emerged from Afro-Asian Cooperation Initiative supported by the FAO. So it was not founded as a direct subsidiary or specialized agency of the FAO. ये जो AARDO है ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है established through cooperation among participating African and Asian countries, with FAO playing a facilitative and advisory role rather than exercising institutional control. So AARDO's headquarters is located in New Delhi, India, reflecting India's prominent role in South-South cooperation and rural development capacity building across Africa and Asia. So membership of AARDO is not open to all UN member states. It is restricted to the African and Asian countries that choose to join, along with a limited category of associate members. So universal UN membership eligibility does not apply here. आप ध्यान रखेंगे। ये जो अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो हुआ है भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the One Nation One Port initiative, consider the following statements. So यहाँ पर वन नेशन वन पोर्ट पहल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू स्टैंडर्डाइज पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन टू रिड्यूस द पेपर वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंटेनर एंड बल्क कार्गो ऑपरेशंस। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इनिशिएटिव इज अलाइंड विद द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। और थर्ड स्टेटमेंट है, इट इंट्रोड्यूसेस द सागर आकलन इंडेक्स टू बेंचमार्क द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन पोर्ट्स। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है वन नेशन वन पोर्ट ये जो इनिशिएटिव है इससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं या कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर आपके ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं One Nation One Port initiative is a reform-oriented measure of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways aimed at enhancing efficiency, transparency and competitiveness across Indian ports. So ONOP focuses on standardizing port-related process and documentation such as port entry forms, cargo handling documents and operating procedures, which significantly reduces paperwork, transaction cost and delays for both containerized and bulk cargo. So ये जो ONOP है, it is explicitly aligned with the PM Gati Shakti National Master Plan, which seeks integrated and multi-modal infrastructure planning, and ports are treated as critical nodes linked with the rail, road,
inland waterways, and logistics parks. So the initiative is complemented by the Sagar Akalan Index, is a comprehensive port performance benchmarking framework that evaluates ports on operational efficiency, business environment and sustainability parameters. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Munda tribe, consider the following statements. So यहाँ पर जो मुंडा जनजाति है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, they are primarily concentrated in the Chota Nagpur Plateau region. And second, the tribe has a historical legacy of resisting British rule, notably under the leadership of Birsa Munda. So they practice a form of animism and worship nature in sacred groves. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है मुंडा ट्राइब से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं, द मुंडा ट्राइब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। सो इनका जो प्राइमरी हैबिटेट है वो है छोटा नागपुर प्लेटू विच स्पेंस झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। So they have a rich cultural identity characterized by a patrilineal clan system and a deep spiritual connection to nature. So they practice animism, believing that spirits reside in natural elements and they perform rituals in sacred groves. So recently, the Munda tribals in the Simlipal Tiger Reserve made news due to protest regarding access to these sacred sites. Historically, the tribe is famous for its resistance against colonial exploitation. The Ulgulan, led by Munda in the late 19th century, sought to establish Munda Raj and protect tribal land rights from British officials and middlemen. So this legacy of self-determination remains a core part of their identity. Their language is part of the Austroasiatic family, suggesting ancient migrations from Southeast Asia nearly 4,000 years ago. Today, while many have transitioned from hunter-gatherers to settled farmers, they maintain traditional skills in weaving and basket making and also celebrate festivals like Sarhul and Karam. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Ministry launched the Jeevan mobile application and Satayu dashboard. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो जीवन मोबाइल एप्लीकेशन और सतायु डैशबोर्ड है इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है जीवन मोबाइल एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड। आप देख सकते हैं। So Ministry of Social Justice and Empowerment launched the Jeevan mobile application and Satayu dashboard for senior citizens. So यहाँ पर जो ये टर्म है जीवन, it stands for Joint Elderly Empowerment and Virtual Assistance Network. And this app aims to improve safety, healthcare access, welfare support, and social inclusion for elderly citizens in India. साथ ही अगर हम शतायु की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी एंड इट सपोर्ट्स केयर गिविंग सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन्स। So the Satayu dashboard provides district-wise and state-wise information on the availability of geriatric caregivers across the country. तो आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है जीवन और दूसरा ये जो शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया है, ये दोनों ही सीनियर सिटीजन से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी डेवलप्ड द सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली जो है वो किस कंपनी ने विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेकंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, थर्ड NIBE लिमिटेड या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। आपको बताना है जो सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम है उसको किस कंपनी ने डेवलप किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कंपनी है NIBE लिमिटेड। आप देख सकते हैं Suryastra rocket system was recently successfully tested at Chandipur, marking a major milestone in India's indigenous defense technology. So the system was developed by NIBE Limited in collaboration with Elbit Systems. So Suryastra is India's first indigenous universal multi-caliber rocket launcher system designed for precision strikes on enemy command centers, radar sites and logistics hubs. So it is mounted on a mobile 6x6 Tetra truck and can engage multiple targets simultaneously at different ranges. And the system uses interchangeable modular pods capable of firing different types of munitions. ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम है इसको डेवलप किया है NIBE लिमिटेड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is the host of 68th session of the Asian Productivity Organization's governing body? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एशियाई उत्पादकता संगठन का जो शासी निकाय है उसके 68th सत्र की जो मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, जापान, थाईलैंड या फिर सिंगापुर। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये कंट्री है इंडिया। आप देख सकते हैं 68th session of the Asian Productivity Organization governing body is being hosted by the Government of India in New Delhi. सो ये जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में टू इम्प्रूव
Productivity and Sustainable Socio-Economic Development in the Asia-Pacific region. So India is a founding member of APO, and in India, the National Productivity Council under the Ministry of Commerce and Industry acts as the designated National Productivity Organization. और इसका जो हेडक्वार्टर है एपीओ का, ये स्थित है टोक्यो, जापान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which book won the 2026 International Booker Prize? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2026 का जो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज है वो किस पुस्तक ने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं ताइवान ट्रेवलॉग, द थिंग्स वी नेवर से, नॉट अ रिवर या फिर अ लिटिल लाइफ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है ताइवान ट्रेवल लॉग ने। International Booker Prize is awarded annually for the best translated fiction published in the UK or Ireland. So it was established in 2005 as the Man Booker International Prize, and the award honors both authors and translators with the prize money equally shared between them. And in 2026, Taiwan Travelogue, translated by Lin King, won the 2026 International Booker Prize. So the award promotes global literature and encourages reading of translated works worldwide. India achieved notable success through Tomb of Sand in 2022 and Heart Lamp in 2025. So these victories highlighted India's regional languages internationally. बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Kumbhalgarh Fort, recently recognized for having the world's second longest surviving wall, is located in which state? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कुंभलगढ़ का जो किला है जिसे हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार की मान्यता मिली है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट इन राजस्थान was recently recognized by UNESCO surveys as having the world's second longest surviving wall after the Great Wall of China. So it was built in the 15th century by Rana Kumbha. The fort is located in Aravalli Hills and it was an important military stronghold of the Mewar. So its massive wall stretches over 36 kilometers, giving it the title Great Wall of India. And the fort is a UNESCO World Heritage Site under the Hill Forts of Rajasthan. बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the world's first AI designed genome editing platform specifically developed for plants by the scientists at ICAR and CRRI? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ICAR और CRRI के वैज्ञानिकों द्वारा पौधों के लिए विशेष रूप से विकसित किए गए विश्व के पहले AI डिजाइन किए गए जीनोम संपादन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ओपन क्रिस्पर वन, प्लांट ओपन क्रिस्पर वन, Cas9 प्लांट AI या फिर राइस जीनोम एडिट 1। आपको बताना है वर्ल्ड का फर्स्ट जो AI डिजाइंड जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी,
ये नाम है प्लांट ओपन क्रिस्पर 1। आप देख सकते हैं साइंटिस्ट्स ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च and Central Rice Research Institute have developed and validated the world's first AI-designed genome editing tool for plants. The new platform is named Plant Open CRISPR-1 and it is designed to work efficiently inside plants to develop traits like higher yield and climate resilience. POC1 builds upon OpenCRISPR-1, which was an AI-generated nucleus previously developed for human cells. Traditional CRISPR systems depend on naturally occurring microbial proteins, whereas POC1 uses AI to design entirely new enzymes from scratch. The tool allows for advanced techniques including gene knockout, base editing, and prime editing in COPS. Kutubuddin Ali Maula led the research team in CRRI Cuttack, marking the first successful demonstration of such an AI-designed system in the plant kingdom. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the report released by the United Nations Department of Economic and Social Affairs, what is the revised economic growth forecast for India for the year 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 के लिए भारत की संशोधित आर्थिक विकास दर का जो पूर्वानुमान है वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 7.5%, 6.4%, 6.6% या फिर 2.5%। और रिवाइज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट जो है इंडिया के लिए वो है 6.4%। आप देख सकते हैं The United Nations has lowered India's economic growth forecast for the year 2026 to 6.4%, citing global uncertainties. The adjustment reflects global uncertainties and economic shocks, specifically arising from the West Asia crisis, which has reignited inflationary pressures. While 7.5% was the output expansion for the 2025, the step down to 6.4% in 2026 underscores the drag from higher energy import cost and tighter financial conditions. And the report also forecast global GDP growth at 2.5% for 2026, which is 0.2 percentage points lower than the January projection. बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding 48th meeting of the National Representatives of the Regional Cooperative Agreement. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रीय सहयोग समझौते की जो राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की 48th बैठक है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है India has formally assumed the chair of the Regional Cooperative Agreement for the year 2026. Second statement है The 48th NRM was hosted by the Ministry of External Affairs in Navi Mumbai from 19th to 22nd of May 2026. And third, the RCA is an intergovernmental framework under the aegis of the IAEA, currently comprising 22 government parties from the Asia Pacific region. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ये जो रीजनल कोऑपरेटिव अग्रीमेंट है इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो
मीटिंग हुई है इसको होस्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। आप देख सकते हैं। सो इंडिया assumed the chair of the Regional Cooperative Agreement for 2026 during the 48th meeting of National Representatives in Navi, Mumbai. सो ये जो मीटिंग है इसको होस्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आरसीए यानी कि रीजनल कोऑपरेटिव अग्रीमेंट की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क है established under the aegis of the International Atomic Energy Agency and currently comprises 22 government parties from the Asia Pacific region. So it promotes peaceful application of nuclear science and technology for sustainable development. The origin of RCA traces back to the 1964 IAEA conference held at Bhabha Atomic Research Center, Mumbai. And the agreement officially came into force in 1972. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the recently notified standards by the Government of India, what is the maximum percentage of the ethanol blend allowed in petrol? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित मानकों के अनुसार पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की अधिकतम अनुमत जो प्रतिशत है वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 15%, 20%, 25% या फिर 30%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो मैक्सिमम परसेंटेज है एथेनॉल ब्लेंड का जो अलाउड है पेट्रोल में वो है 30%। आप देख सकते हैं इंडिया हैज नोटिफाइड न्यू पेट्रोल स्टैंडर्ड्स दैट अलाउ फॉर एन एथेनॉल ब्लेंड ऑफ अप टू 30% एंड द गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली रिवाइज्ड द फ्यूल स्टैंडर्ड्स फॉर पेट्रोल इन इंडिया। So the core update is these standards. The core update in these standards is the increase in the permissible ethanol blending limit, now reaching up to 30%. And this move is a significant step towards enhancing the use of biofuels in the domestic transport sector. So by increasing the ethanol content, India aims to reduce its reliance on imported crude oil and lower the carbon footprints of vehicles. सो एथेनॉल की बात करें तो ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है मेड फ्रॉम वेरियस प्लांट मटेरियल्स कलेक्टिवली नोन एज बायोमास। इसके साथ ही एक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी है इट जिसमें कि इंडिया हैज बीन प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग द ब्लेंड परसेंटेज ओवर द ईयर्स टू प्रमोट एनर्जी सिक्योरिटी। और आपने देखा कि जो हायर ब्लेंडिंग लेवल है वो है 30%। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।